शिक्षक साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र की चैप्टर नंबर 1 यानी पाठ 1 से व्यष्टि अर्थशास्त्र परिचय, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो में आपको लेके आया हूं। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी जो प्रश्न बैंक है उस पर आधारित हैं। आज के वीडियो में देखेंगे हम प्रश्न 1 से लेकर 30 तक, जो कि एक एक अंक के निर्धारित हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और उनके उत्तर आपको बहुत छोटे छोटे एक एक शब्द में या एक एक वाक्य में देना होते हैं। इसके पश्चात प्रश्न 1 से लेकर 10 तक पुनः रहेंगे, जिनके लिए 3 अंक निर्धारित हैं। यह प्रश्न ज्ञान परख वाले प्रश्न रहेंगे, जो कि विषय पर आधारित प्रश्न हैं और इनके उत्तर आपको लगभग 75 से 100 शब्दों में लिखना रहेंगे। इसके पश्चात 4 अंकों वाले प्रश्न भी रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक समझ परख वाले प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, इनके उत्तर आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में देना रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है? यानी कौन सी अर्थव्यवस्था ऐसी है जिसमें कि सामाजिक हित और कल्याण को महत्व दिया जाता है? तो वह अर्थव्यवस्था है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, प्रोफेसर सैमुअलसन ने निम्नलिखित में से किस समस्या को अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्या माना है? तो प्रोफेसर सैमुअलसन के द्वारा जिन समस्याओं को अर्थव्यवस्था की बुनियादी आधारभूत समस्याएं माना है, वह यहाँ पर दी गई सभी समस्याएं हैं। इनका मैं वाचन कर देता हूँ। किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए और वस्तुओं का उत्पादन किन के लिए किया जाए। तो इस प्रकार से प्रोफेसर सैमुअलसन ने इन तीनों प्रकार की समस्याएं जो कि आपके विकल्प में दी हैं, इन तीनों ही समस्याओं को बुनियादी समस्या माना है। इस प्रकार से हमारा विकल्प सही विकल्प हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 3, उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है। उत्पादन संभावना वक्र की क्या मान्यता है? पूर्ण रोजगार की स्थिति, साधनों का हस्तांतरण, साधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र इन ऊपर दी हुई बताई हुई तीनों ही मान्यताओं पर आधारित है। यानी उत्पादन संभावना वक्र की यह तीनों ही मान्यताएं हैं, इसलिए हमारा सही विकल्प हो जाएगा उपर्युक्त सभी। प्रश्न 4, निम्न में से क्या उत्पादन संभावना वक्र का अपवाद है? विद्यार्थियों, यहाँ पे हमें बताना है कि उत्पादन संभावना वक्र का अपवाद कौन सा है। तो इसमें पहला ही विकल्प पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं है, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता में लेकर चला जाता है, मान कर चला जाता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती, और यहाँ पर दिया है पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं, जबकि अन्य 3 विकल्प इसके अपवाद नहीं हैं। प्रश्न क्रमांक 5, निम्न में से क्या एक सकारात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है? विद्यार्थियों, यहाँ पर चारों ही विकल्प पूर्ण नहीं हैं, सभी विकल्प अपूर्ण हैं, अस्पष्ट हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट पर जो प्रश्न का प्रारूप डाला गया है, वह इसके सभी विकल्प अपूर्ण हैं और अस्पष्ट हैं। इस कारण से हम इसका कोई भी उत्तर अभी तय नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि सकारात्मक अर्थशास्त्र किसी आर्थिक समस्या की वास्तविक स्थिति को व्यक्त करता है, यानी वास्तविकता से परिचय कराता है, परंतु इस समस्या के हल हेतु कोई भी समाधान प्रस्तुत नहीं करता है। इसका संबंध क्या है से होता है, यानी इसमें हमें ये पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में क्या है, क्या चल रहा है, लेकिन
क्या होना चाहिए से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा कि प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर अभी चारों विकल्पों में से किसी को भी सही नहीं माना जा सकता है। यदि इसके बारे में कोई बाद में अपडेट आता है तो मैं आपको इससे अवगत करा दूंगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना वक्र संचालित होता है। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना वक्र संचालित होता है तो इसका सही विकल्प है साधनों का अनुकूलतम उपयोग। सही विकल्प है साधनों का अनुकूलतम उपयोग। प्रश्न क्रमांक 7, इनमें से क्या उत्पादन संभावना वक्र के चलन को अग्रेसित नहीं करता है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि नहीं करता है। उत्पादन संभावना वक्र के चलन को अग्रेसित नहीं करता है तो क्या है, बृहत बेरोजगारी। बृहत बेरोजगारी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है, तो विद्यार्थियों यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। यानी हम यदि एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहेंगे तो हमें दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना होगा। तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। यहां पर सही विकल्प हो जाएगा काला बाजारी, क्योंकि शेष जो 3 विकल्प हैं वे आर्थिक क्रिया को प्रदर्शित करते हैं, जैसे शिक्षक का अध्यापन कार्य करना, चिकित्सक द्वारा मरीज को चिकित्सा करना, मरीज का इलाज करना, कृषक द्वारा कृषि कार्य करना। ये तीनों ही क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं हैं, जबकि काला बाजारी आर्थिक क्रिया में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न क्रमांक 10, जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुएं खरीदता है तब वह कहलाता है। हम जानते हैं जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तु खरीदता है तो वो क्या कहलाता है, उपभोक्ता कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक जो प्रश्न है उनको हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 11वां प्रश्न है, आर्थिक वृद्धि का संबंध है। आर्थिक वृद्धि का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। यहाँ जो रिक्त स्थान है इसमें समष्टि शब्द की हम पूर्ति करेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करने में हम समष्टि शब्द को लिखेंगे। तो आर्थिक वृद्धि का संबंध समष्टि अर्थशास्त्र से होता है। प्रश्न क्रमांक 12, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में लिखना है, पूरक शब्द को लिखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था रिक्त स्थान और रिक्त स्थान को मिलाकर बनती है, तो यहाँ पर पूंजीवादी एवं समाजवादी शब्द आएंगे। पहले रिक्त स्थान में हम पूंजीवादी लिख देंगे और अगले रिक्त स्थान में समाजवादी शब्द को लिख देंगे। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी को मिलकर बनती है। प्रश्न 14, उत्पादित वे वस्तुएं अथवा सेवाएं जो अन्य वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन में काम आती हैं रिक्त स्थान वस्तुएं कहलाती। तो यहाँ पे आएगा मध्यवर्ती। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती। प्रश्न क्रमांक 15, व्यष्टि अर्थशास्त्र में रिक्त स्थान का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर 20 तक ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर एक शब्द में लिखना है। आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया। तो ऐसे कौन से अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग किया है, वे हैं प्रोफेसर रेगनर फ्रिस। प्रोफेसर रेगनर फ्रिस ने आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किया। प्रश्न 17वां, समग्र अर्थव्यवस्था की स्थिति जानने के लिए किन की जानकारी होना आवश्यक है। तो समग्र अर्थव्यवस्था की स्थिति जानने के लिए समष्टि की यानी सभी इकाइयों की जानकारी होना आवश्यक है। यहाँ पे हम समष्टि अर्थशास्त्र भी लिख सकते हैं और समष्टि की भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में किसका समान वितरण होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में
आय का समान वितरण होता है। प्रश्न 19, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कैसा संबंध है? तो इन दोनों ही अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है। समष्टि अर्थशास्त्र में किसकी उपेक्षा की जाती है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों की उपेक्षा की जाती है। प्रश्न क्रमांक 21 से 25 तक ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें सत्य या असत्य में बताना है। प्रश्न 21वां, व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है। तो यह कथन कैसा है? सत्य है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। प्रश्न 22, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नियोजन में सहायक होता है। यह कथन सत्य है। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नियोजन में सहायक होता है। प्रश्न क्रमांक 23, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। तो यह कथन कैसा है? असत्य है, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। प्रश्न 24, मुद्रा के बिना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संभव नहीं है। तो यह कथन सत्य है। प्रश्न 25, साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। तो यह कथन सत्य है। साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। प्रश्न क्रमांक 26 से लेकर 30 तक हमें सही जोड़ी बनाना है। समष्टि अर्थशास्त्र, सही जोड़ी किससे मिलेगी? इसकी उच्चावचन की व्याख्या करता है। समष्टि अर्थशास्त्र की जोड़ी हम मिलाएंगे, उच्चावचन की व्याख्या करता है। आर्थिक समस्या की जोड़ी मिलेगी चयन की समस्या से। आर्थिक समस्या चयन की समस्या है। व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं, खुली अर्थव्यवस्था में व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, तो इसका हम जोड़ी मिलान करेंगे खुली अर्थव्यवस्था से। राज्य का हस्तक्षेप नहीं, राज्य का हस्तक्षेप कहाँ नहीं होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का यंत्र क्या है? कीमत विश्लेषण। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो मुख्य यंत्र है वह कीमत विश्लेषण है। इस प्रकार से हमारे प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक ऐसे प्रश्न हो गए हैं जिनके उत्तर भी हमने बता दिए यहाँ पर। तो आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से याद कर लेवें। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसी प्रकार से मैं आपके लिए कक्षा 9वीं और 10वीं में सामाजिक विज्ञान और 11वीं 12वीं में अर्थशास्त्र विषय की सभी इकाइयों के प्रश्न बैंक और उन प्रश्नों के उत्तर के वीडियो अपने YouTube चैनल पर उपलब्ध कराता रहूँगा। तो फिर बने रहिए मेरे साथ अपना इकोनॉमिक्स चैनल पर। यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आपका चैनल का नाम है अपना इकोनॉमिक्स। आइए अब हम ऐसे प्रश्नों का यहाँ पर देखते हैं, वर्णन करते हैं जो प्रश्न आपको 3 नंबर में पूछे जाएंगे, यानी ज्ञान परख वाले प्रश्न। इनके उत्तर आपको अपनी जो गाइड होगी, पुस्तक होगी, उसके माध्यम से अपने हिसाब से तैयार करना है। यदि मुझे समय मिला तो मैं इनके प्रश्नों के उत्तर भी आपको आगामी वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। तो इन प्रश्नों की चर्चा करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताओं का वर्णन करना है और इन प्रश्नों के उत्तर आपको 75 से 100 शब्दों के बीच में लगभग उत्तर देना रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हमें यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषताओं का वर्णन करना रहेगा। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कोई 3 कारण लिखिए। तो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इसके हमें 3 कारणों का उल्लेख करना रहेगा। एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं? तो एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, उनके बारे में हमें वर्णन करना होगा। प्रश्न 5वां, उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? इसके बारे में बताना होगा। ज्ञान परख वाले प्रश्नों में प्रश्न 6वां, उत्पादन संभावना वक्र की कोई 3 मान्यताएं लिखिए। प्रश्न 7, वास्तविक लागत के रूप में अवसर लागत से क्या आशय है? प्रश्न क्रमांक 8, अवसर लागत का मूल्यांकन कैसे संभव है? प्रश्न क्रमांक 9, सीमांत अवसर लागत को समझाइए। और प्रश्न क्रमांक 10, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं से क्या आशय है? विद्यार्थियों, इनके ये जो प्रश्न हैं, प्रश्न 1 से 10 तक जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनके उत्तर आपको लगभग 75 से 100 शब्दों में देना है। अब मैं आपको ऐसे प्रश्न बताने जा रहा हूं जो कि आपको जिनके उत्तर आपको 100 से लेकर 150 शब्दों के लगभग में देना है। तो प्रश्न 1,
स्पष्ट करें कि दुर्लभता एवं चयन कैसे एक साथ चलते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। प्रश्न क्रमांक 2, तकनीक का परिवर्तन उत्पादन संभावना वक्र को कैसे प्रभावित करता है। प्रश्न क्रमांक 3, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण आदर्श आर्थिक विश्लेषण से किस प्रकार संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 4, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में भेद बताइए। प्रश्न 5, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचन कीजिए, विवेचना करना है यहाँ पे। प्रश्न 6, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र क्या है, यह अर्थव्यवस्था की किस स्थिति को बताता है। प्रश्न क्रमांक 7, अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से आपका क्या अभिप्राय है। प्रश्न क्रमांक 8, उत्पादन संभावना वक्र पर सीमांत अवसर लागत उत्पादन के साथ कैसे बढ़ती है। प्रश्न क्रमांक 9, उत्पादन संभावना वक्र को उत्पादन संभावना तालिका और रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10, क्या समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का हल संभव है, यदि हाँ तो कैसे। विद्यार्थियों, मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 30 तक जो विकल्प वाले प्रश्न, रिक्त स्थान, जोड़ी मिलान वाले प्रश्न हैं, उनके उत्तर सहित आपको समझा दिए हैं। इसके पश्चात के प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 10 तक 3 नंबर वाले प्रश्न और प्रश्न क्रमांक 1 से 10 तक 4 नंबर वाले प्रश्नों से मैंने आपको अवगत करा दिया है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आपके लिए कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में सामाजिक विज्ञान और अर्थशास्त्र विषय की सभी इकाइयों के प्रश्नों को अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ अपने इस चैनल पर। अगर आपने अभी तक भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब कर लें। आपने इस वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।